अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका मेज़बान बिलाल खान और मैं अफशीन कुरैशी। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद है आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और कल के मॉर्निंग शो के हवाले से आपकी क्या राय है? जो नया फॉर्मेट हमने इंट्रोड्यूस कराया वो सब आपको कैसा लगा? कल के मॉर्निंग शो को तो छोड़ें, सुबह सवेरे एक बंदी उठती है 5 बजे ना, बल्कि 4:30 बजे। हमारे प्रोड्यूसर वाब भाई इस बात को जो है ना वो इंडोर्स करेंगे। 5 बजे एक मैसेज आता है ग्रुप के अंदर कि आज क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों पे बात करनी है, किन किन मसाइल को डिस्कस करना है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी आंखें मसलते हुए उठते हैं, यार एक केड़ी पसूड़ी है यार, ये किस मसले में फंस गया। तो प्रोड्यूसर साहब अब लाए हैं, संभाले भी और संभालने के साथ साथ जो है वो आप चीज़ें भी बताएं। 5 बजे 4 बजे आया करेंगे आपको मैसेज। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि 4:30 बजे मैं भी मैसेज कर दिया करूँ। कंटेंट अपने नाज़रीन तक पहुंचाना है और वो उसके बारे में अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो तो मैं यही चाहूंगी। 4-5 बजे क्यों ख्याल आया आपको? देखिए बिलाल, मेरी ना बहुत अच्छी मॉर्निंग जो फिक्स हो, ये ना मॉर्निंग शो की वजह से और मॉर्निंग शिफ्ट की वजह से मेरा रूटीन बहुत अच्छा हो गया। फजर की नमाज में अच्छा हो गया। प्रोड्यूसर साहब जो है ना वो परेशानी में, बस मैं चाहती हूँ सब लोग फजर की नमाज में उठ जाए, बाजमात नमाज अदा करवा लें और मैं काम शुरू करें। बहरहाल आज की अच्छी बात पर भी बात करेंगे और फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि टॉप स्टोरीज के ऊपर जाते हैं, लेकिन टॉप स्टोरीज से पहले जो एक अच्छी चीज होती है वो आप लोगों से डिस्कस करना जरूरी है। तो अफशीन, आज की अच्छी बात हम क्या बताने जा रहे हैं वैसे? भाई आज की जो अच्छी बात है बिलाल वो ये है कि अक्लमंद इंसान वो है जो कोई भी काम करने से पहले उसके अंजाम की फिक्र करता है। कोई भी कदम उठाने से पहले इसके आगाज और अंजाम के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए ताकि आप किसी बड़ी मुश्किल में फंसने से बच सकें। लेकिन जब अंजाम के बारे में सोचते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। तो मुश्किलात से बचने के लिए अंजाम को सोचना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर फैसले ऐसे भी होते हैं जो बगैर सोच समझ के किए जाते हैं तो ज़िंदगी के अंदर मुसीबतों का सबब बनते नजर आते हैं। वी हैव सीन दैट कि कभी कभी हम बगैर सोचे समझे कोई स्टेप इन करते हैं किसी चीज़ में और हमें पता चलता है ये तो कहानी कुछ और होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो है तरीका वो ये हमारे मजहब ने बता दिया है कि हर काम मशवरे से करो। और सबसे अच्छा मशवरा क्यों ना हम अल्लाह ताला से लें। कोई भी हम नया स्टेप अपनी जिंदगी में उठाने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा क्या हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं कि सुनो सबकी करो अपनी। इस पर क्या राय है आपकी? बस मैं तो यही समझती हूँ कि सबसे पहले जो है सब लोगों से पहले, मतलब आप सबसे मशवरा भी कर लें, लेकिन सबसे पहले अगर आप अल्लाह से मशवरा करें, इस्तिखारा कर लें, तो वो आपको दीन और दुनिया और आखिरत ये तीनों आपके एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं आपके उस डिसीजन में। तो आपको फिर किसी से पूछने और अपनी करने उससे पहले जो मुकद्दम होना चाहिए वो अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह का मशवरा है। अच्छा, और वही सबसे बेहतरीन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत अच्छी बात आपने की, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फालतू में मशवरे देते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरे देते हैं। आप सिर्फ उनसे आधा मसला डिस्कस करें, पूरी बात डिस्कस भी ना करें। कहते हैं कुछ लोग ऐसे लोगों से जो बेवकूफ या कमजोर या फिर डरपोक लोग हैं ना, उनसे मशवरा लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो डर के आपको ऐसा मशवरा देंगे कि आप पहले कैसे उसकी बहादुरी कैसे पता चलेगा कितना वो आप पर्सनालिटी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा हमें कैसा मशवरा। हमेशा एक वाइस इंसान से मशवरा लो और जो आपका मुखलिस हो। एक बड़े बूढ़े शख्स ने मुझे कहा था, डोंट गिव एडवाइस अंटिल यू आर आस्क्ड। मशवरा तब तक ना दे जब तक मांगा ना जाए। ऐसा भी होता है? बिल्कुल, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बात बात पे मशवरे देते हैं। तो बस इसके बारे में हमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मशवरे देते ही रहते होंगे ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, दोस्त अब बस ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, ऐसे मशवरे देते हैं, ऊट पटांग जिसे कहते हैं मशवरे। हाँ, इस तरह के भी लोग होते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आप इसके लिए जो चुनाव करें वो किसी वाइस पर्सन का करें कि जो आपको अपनी जिंदगी जिसकी संभली हुई हो और वो खुद भी सही डिसीजन देता हो, तो वो आपको यकीनन बेहतर डिसीजन की तरफ ही गाइड करेगा। अच्छा, मेरे पास जितने मशवरे आ रहे होते हैं ना, तो एक कान जो है वो अल्लाह ताला ने दिया है कि एक से सुने और एक से निकाल दें। काम की बात होती है तो यहाँ बीच में आ जाती है दिमाग में, और अगर नहीं होती है तो फिर हम उसको फौरी तौर पे मैं निकाल देता हूँ। तो अफशीन, कुछ मसलों पर भी डिस्कस करना है, टॉप स्टोरीज भी हैं, और क्योंकि हमने ये देखा कि कल भाई दिल जीत लिया, जिसे कहते हैं ना कि वो दिल बाग बाग हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, वो कर दिया हमारी पाकिस्तान आर्मी ने और जो स्पोक पर्सन है। और फिर उसके बाद हम डीजी आईएसपीआर की तरफ बढ़ेंगे। डीजी आईएसपीआर ने कल किस तरह से जवाब दिया है, डीजी आईएसआई ने किस तरह से जवाब दिया है।
मार्वलेस। उस पर भी आएंगे, टॉप स्टोरीज की तरफ भी। जो टॉप स्टोरीज आज हमने रखी हैं, बेसिकली जो हम इस वक्त देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल पर बात करते हुए कि पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है और जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी की तरफ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इंटरनेशनल कम्युनिटी से। जिस तरह से बात किया, जिस तरह से टैकल किया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, ब्यूरोक्रेसी ने और ख़ास तौर पर जो यूनिफॉर्म इदारे हैं उन्होंने अपना हक अदा किया है। जबकि मैं साथ साथ ये भी बताऊँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं सफ़ीर आसिम इफ्तिखार, उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा। और ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इस मुलाकात की इंपॉर्टेंस ये है कि एक तरफ मोदी की जो एक भोंडे मजाक है और फॉल्स फ्लैग है वो उरूज पर है ना, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाह रहे थे कि हम किसी तरह हम ये मजाक करेंगे, हम ये ओछे हथकंडे करेंगे तो उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें सपोर्ट करेगी। लेकिन एक तरह से सपोर्ट देखने में आया है इस मामले में, ताकि जो है हालात मजीद कशीदा ना हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और उनकी इंटरवेंशन से एक जैसे कहते हैं ना बड़े का मशवरा, बड़े की बात आ गई है सामने, और अब उसी हिसाब से दोनों कंट्रीज को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। जिस मुलाकात का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, जो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात हुई है, उसके अंदर जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बात की गई है और दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक उमूर पर भी गुफ्तगू की है। साथ साथ अगर सफ़ीर आसिम इफ्तिखार साहब की बात करें तो उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का जो आज़म है वो दोहराया है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल जो मंदूब आसिम इफ्तिखार साहब, जिनकी बात हो रही है, जो आज हर ज़बान ज़द आम है, उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी कहा है। आज मुतवक्का है कि वो न्यूयॉर्क के अंदर ही गोना डू प्रेस कॉन्फ्रेंस एज वेल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 8 बजे होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल है, इंपॉर्टेंस रखती है ये। और साथ साथ आर्मी चीफ, मतलब आर्मी चीफ के हवाले से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर इतनी ज़बरदस्त पोस्ट लगाई जा रही है पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, जो एक पैट्रियोटिक पोस्ट होती हैं। सोशल मीडिया इस वक्त जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, वो भी इस जंग के अंदर हम देख रहे हैं हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि फिजिकली जो हमारी आर्टिलरी है और जो हमारे वेपन्स हैं उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है बॉर्डर की तरफ। दूसरी तरफ हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो एक गलत मकसद के लिए यूज हुआ करते थे माजी के अंदर, अब हम ये देख रहे हैं कि वो सही ट्रैक पर हैं और पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तान को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। और एक कीबोर्ड वॉरियर्स की पूरी एक जो है ना वो क्यू बना दी गई है, लाइन बनाई है, और उस लाइन के ऊपर, फ्रंट लाइन के ऊपर आकर ये लड़ रहे हैं। कल हमने मीम्स का भी जिक्र किया था कि कितना नॉन सीरियस हमने लिया हुआ था, और उसके बाद अब भारत ये समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी धमकी, और उस धमकी को हमने बड़ा नॉन सीरियस लिया है। तो सोचें जब कीबोर्ड वॉरियर्स ही काफी हैं, तो जब आर्मी के जवान उतरेंगे बॉर्डर के ऊपर तो वो क्या हाल करेंगे? बिल्कुल, यानी कि हमारे फोर फ्रंट पर आर्मी चीफ साहब खड़े हुए हैं, और उन्होंने जब एक बयान दे दिया है तो उसके बाद दुश्मन को किसी गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। भारत की फौजी मुहिम जुई का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। और पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है, और इस अमन की ख्वाहिश को ना हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। बिलाल, आप क्या समझते हैं कि ये अगर हमारी अमन की ख्वाहिश है, हम उनसे निगोशिएट करना चाहते हैं, टेबल टॉक करना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि वो हर दूसरी गलती का, अपने इनसाइड जॉब का जो है ना वो इल्जाम भी, अगर आप देखें ना, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमने पहल नहीं की है, हमने हमेशा रिटेलिएट किया है, हमने हमेशा बैटर किया है, हमने हमेशा जो है वो सेकंड जो है वो स्टेप के अंदर आकर अपनी कुव्वती जो हमारी जो फोर्स है उसको मुजाहिरा किया है। जबकि आर्मी चीफ साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा, ये बड़ी काबिल गौर बात है कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारियां और आज़म जो है वो गैर मुतज़लज़ल है, जबकि मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर सरहदों का दिफा करेगी। ये भी खास तौर पर ये पैगाम जिसको देना था ना वो पैगाम मिल गया है, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, चाहे वो भारत हो। ISPR के मुताबिक ये बात भी सामने आई कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स का जो फायरिंग रेंज है उसका भी दौरा किया। ये बड़ी बात होती है कि जब आप रेंज पर जाते हैं तो आपके जो जवान होते हैं उनको बकअप करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनका मोराल हाई करते हैं, और जो मश्क स्ट्राइक मश्क होती हैं उनका मुशाहिदा भी कल करते नजर आए। जबकि आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के
बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे की तारीफ भी की है। ये तारीफ, ये अप्रिसिएशन बड़ी जरूरी होती है। जब आप जंग में उतर रहे होते हैं, मोराल बुलंद करने के लिए अप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है आपके चीफ की तरफ से। बिल्कुल, मोराल बुलंद करने के लिए और ये बताने के लिए दुश्मन को कि हम तैयार हैं, मुस्तैद हैं और हमारी तरफ कोई भी मैली आंख से ना देखे, क्योंकि हमारे जवान तैयार हैं। और पाक फौज के जवानों को आर्मी की अमली बर्तरी का नमूना करार दिया है। ठीक है जी, और आर्मी चीफ के साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से बॉर्डर्स के ऊपर शदीद गर्मा गर्मी हो रही है, अब हमने ये देखा कि शदीद गर्मी के बाद कुछ मौसम की भी बात करेंगे। मौसमी जो सूरत हाल है, कराची में तो हीट वेव का खदशा था पिछले हफ्ते तक, हमने देखा कि हीट वेव थी, लेकिन अभी अगर बात करें पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की, तो बादल बरस पड़े, बारिशें हो रही हैं। आई वुड से आई लव पंजाब, जिस तरह का वहाँ का मौसम है ना, जिस तरह से वहाँ पर हर एक तरफ आप कह रही हैं कि आई लव पंजाब और एक तरफ महविश हयात कहती थी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। नहीं, क्योंकि वहाँ का मौसम इतना अच्छा है, चाहे जितनी भी शिद्दत हो उनके मौसम में, बारिश बरस पड़ती है तो वो सब मौसम और खेत खलियान हरे भरे, और जो पंजाब को पंजाब गवर्नमेंट ने संभाला हुआ है ना, वो वाकई लेकिन सिर्फ इतना नहीं संभाला हुआ है। जब बारिशें हुई हैं तो फीडर भी ट्रिप कर गए, और शहरों के अंदर जो बिजली की आग मचोली थी वो भी जारी रही है कल तक। लाहौर के अंदर भी अगर बात करें ना, तो 100 किलोमीटर फी घंटा आंधी के बाद बारिश से 565 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए भाई। फैसलाबाद के अंदर बारिश के 150 फीडर ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद में बारिश के बाद 80% से ज्यादा फीडर्स पर बिजली जो है वो बहाल की गई है। आपको पता है कि ये सब जो बारिश हुई है उससे पीएसएल का मैच भी मुतासर हुआ है। हाँ, ये बड़ी एक सैड सिचुएशन थी, क्योंकि कल हमने जो आपको खबर दी थी और उस खबर के अंदर हमने देखा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात की जाए या फिर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, मतलब एक वर्थ वॉचिंग जो एक मैच होता है वो देखने को मिला। और साथ साथ अब हम इस पीएसएल के 10th एडिशन तक पहुंच गए हैं, और एक बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट ये बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है। हम दूसरे ममालिक को देखा करते थे कि इनके ब्रांड्स इतने बड़े, लेकिन हमने 10 साल की जो मेहनत है उसके अंदर पीएसएल को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें आते हैं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो दोबारा से हमने जिंदा की है। पाकिस्तान का जो हिडन टैलेंट है, जो रॉ मटेरियल था, पाकिस्तान की जो एक स्ट्रीट क्रिकेट से उठाकर उनको फिर अंडर 19, 20, 21 और फिर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाना पीएसएल के जरिए, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त चीज है। जिन जिन लोगों का इसके अंदर किरदार है, जिन जिन लोगों की काविश हैं, उनको जरा अप्रिशिएट करना चाहिए इसके अंदर ना। और साथ साथ ये तो सारी खबरें हो गई हैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं फिर पड़ोसी मुल्क की तरफ चले जाऊं। जो पाकिस्तानी फनकार है ना, उनको आपको पता है कि बैन कर दिया था। बहुत सारे फनकार हैं, मतलब यू जस्ट नेम इट, फनकारों से डर गए। क्या बैन करने से लोगों के दिलों से वो उतर जाएंगे? मतलब वहां पे भारतीय लोग पता क्या कह रहे हैं, ओ भाई ड्रामा तो देखने तो मुझे यार, ओ भाई फिल्म तो देखने तो मुझे, इसका जंग से क्या ताल्लुक है। जितने भी हमारे फनकार हैं वो बैन कर दिए, यूट्यूबर्स बैन कर दिए, और जो हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बंद कर दिए। सिर्फ ये नहीं, बल्कि फनकारों के बाद मोदी सरकार ने एक और काम किया। आपको पता है क्या काम किया? सिख गुलकार के गाने पर भी पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान के बॉक्स में। असल जो मोदी सरकार, ये लोग अकलियत जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हो गया, सिख हो गई, इन दोनों के साथ ही राइवलरी रखते हैं ये इंडियंस। अब मोदी सरकार ने अपने ही मुल्क के सिख गुलकार जो ज़ारा गिल के 5 साल कबल गाने जो गाए गए गाने पर पाबंदी आयद की है। और ये भी आपको याद रहे कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन था, उसके बाद मोदी इंतजामिया शदीद बौखलाहट का शिकार है। सोशल मीडिया पर जगहसाई भी हो रही है, हकाइक भी सामने आ चुके हैं, और जब हकाइक सामने आए तो जो मोदी अंकल हैं वो हवास बाख्ता नजर आए, और उनकी सरकार भी बिल्कुल बौखलाई नजर आई। पाकिस्तान के जो मुतअद्दिद नामवर फनकार हैं उनको भारत में अब जाने पर बैन किया गया है, पाबंदी है, वीजा नहीं लग सकता, काम नहीं कर सकता। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सियासत से क्या ताल्लुक? ये तो दो अलग अलग चीजें। ठीक है, आप अपनी बॉर्डर्स को डिफेंड करें, आप हर तरह से अपने मुल्क को डिफेंड करें, लेकिन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका लड़ाई झगड़े से क्या लेना देना? मतलब ये समझते हैं, मतलब आप हमारे फनकारों से इस कदर डरे बैठे हैं तो सोचेंगे फौजी जब जवान उतरेंगे आपके मोर्चों में फिर क्या तो आप क्या करेंगे? मतलब आप ये समझिए, आप जो सेलिब्रिटीज हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, या फिर हम बात करें जो टीवी होस्ट हैं, मतलब ये भी एक जंग का हिस्सा है। क्योंकि आप जब इनसे ही डर गए हैं तो फिर फौज का जब
स्टेप रखा जाएगा, स्टेप इन होगी फौज, तब क्या होगा। अच्छा, सिख गुलकार की एक बात बताते हैं आपको ना, सिखों का हमारे साथ एक बहुत कनेक्शन है। तो सिख गुलकार का वो गाना याद है? आप जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। जो सिख गुलकारा की जानिब से पाकिस्तान की मोहब्बत में गाया गया एक गाना है बाबा गुरु नानक, और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी पर तैयार किया गया था, जिस पर अब मोदी सरकार ने बैन लगा दिया है। मोदी ने सिख गुलकारा के गाने पर पाबंदी लगाकर भारत से पाकिस्तान की मोहब्बत में उठने वाली जो आवाज थी ना, उसको दबाने की कोशिश की है। मगर ये गाना सोशल मीडिया पर पहले भी कई गुना ज्यादा मकबूल हुआ, और सोशल मीडिया पर सिख गुलकारा की जानिब से पाकिस्तान की मोहब्बत में जो गाए गए गाने हैं उसकी वीडियो पहले ही वायरल हो चुकी है। तो गाने के बोल इसमें जो है वो बताएंगे आप बिलाल? अच्छा, जो गाने के बोल है ना, वो कुछ ऐसे हैं कि जिसके अंदर अब पंजाबी के अंदर वो है, पंजाबी बहुत सारे लोगों को आती है, पंजाबी बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, लेकिन उसके ये मायने हैं कि हम पाकिस्तान को जो है वो मुर्दाबाद नहीं होने देंगे। और फिर गुलकारा ये भी गाती हैं कि कह सकते हैं कि अपने इस जो गाने के अंदर उन्हें पैगाम देने की कोशिश की है ना, वो पैगाम कोशिश इस तरह से है कि गुरु नानक ने जिंदगी बसर की है उस खित्ते के अंदर, और हम इस खित्ते को किस तरह से मुर्दाबाद कह सकते हैं। सही बात। यानी कि पाकिस्तान को उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया है, और जो ज़ारा गिल है उस गाने की जो वीडियो है उसमें करतारपुर जो राहदारी है, जो हमने पिछली गवर्नमेंट में देखा था कि उसको पूरा राहदारी बनाई गई, उसको खोला गया, उसमें पाकिस्तान के जो दीगर खूबसूरत मनाजिर हैं उनको भी दिखाया गया। मतलब आप ये समझें क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि एक गाना आता है, उसके अंदर अपने जो मजहबी उनके पेशवा हैं, जो सबसे बड़े उनके चीफ हैं, तो उनकी तालीमात बताई जाती हैं। अच्छा। उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि पाकिस्तान भी एक ऐसा खित्ता, उसी खित्ते का हिस्सा है जिसके अंदर तमाम सर्विंग्स दी गई हैं उनके मजहब की। हाँ, और फिर उसके साथ साथ ये कहा कि यहाँ पे कैसे इसको मुर्दाबाद कह दूं, इसको कैसे दहशतगर्दाना जमीन कह दूं। बिलाल के पाकिस्तान ने चाहे एलओसी पर कितनी ही फायरिंग हो रही हो और कितना ही हालात कशीदा हो, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी सिख यात्रियों के लिए जो गुरुद्वारा है बाबा गुरु नानक का, वहां वो कभी भी बंद नहीं किया है। वो हमेशा उनके लिए एक वार्म वेलकम है कि आइए, आप इंडिया से आइए, आप अपनी इबादत कीजिए, आप अपनी मजहबी रसूमात अच्छी तरीके से मनाइए। तो कभी भी पाकिस्तान की जानिब से ये बंद नहीं किया गया है गेट, लेकिन हाँ इंडिया की तरफ से आर्टिस्ट पर भी अभी तक ही खुला हुआ है। ये अभी सोचें कि अभी रिसेंटली इस जंग के सायरन बजने के बाद जो वार्निंग पहलगाम वाक़े के बावजूद भी वो गेट्स खुले हुए हैं। अच्छा, सेफ्टी की अगर बात कर लें तो इस्लामाबाद का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। इस्लामाबाद दुनिया के दीगर बड़े शहरों से ज्यादा महफूज करार दिया गया है। अच्छा, वो कैसे? इस्लामाबाद को अब मैं बताता हूँ कौन कौन से ऐसे शहर हैं। लंदन, न्यूयॉर्क और मॉस्को जो है वो उस समय दुनिया के जो दीगर बड़े शहर हैं। मॉस्को के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी सिक्योरिटी पैरामीटर्स को मलूज़ खातिर रखा जाता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ज़रा टेकअप ज़्यादा किए जाते हैं मॉस्को में, और इनसे भी ज्यादा महफूज करार दिया गया। वो कैसे? वहाँ तो हर वक्त कोई ना कोई एहतजाज कुछ चल रहा होता है, तो कभी कुछ बंद होता है, कभी सब लेकिन जो स्पोक पर्सन इस्लामाबाद पुलिस के उनके मुताबिक ग्लोबल वेबसाइट पर जो है वो दुनिया के 380 शहरों की सेफ्टी इंडेक्स जारी कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को दुनिया के दीगर बड़े शहरों के मुकाबले में ज़्यादा सेफ सिटी जो है वह करार दिया गया। जबकि स्पोक पर्सन ऑफ इस्लामाबाद पुलिस उनका ये भी कहना था कि इंडेक्स में इस्लामाबाद को लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी, मॉस्को, टोरंटो और बार्सिलोना से ज़्यादा महफूज शहर करार दे दिया गया है। जबकि स्पोक पर्सन ने यह भी कहा कि वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स ने इस्लामाबाद को 380 शहरों में से 93वां यानी कि 93 जो है वो नंबर पे रखा है, महफूज तरीन शहर करार दे दिया है। जबकि स्पोक पर्सन ने यह भी वाज़ेह किया है इस्लामाबाद पुलिस के कि 2024 और 2025 के अंदर जराइम की शरह में नुमाया कमी लाने में कामयाबी हासिल की गई है, और साल 2025 में और साल 2024 की निस्बत 600 कम वारदातें रिपोर्ट हुई, वारदातें कम रिपोर्ट हुई हैं। जबकि जो तर्जुमान है, जो स्पोक पर्सन है पुलिस के, उनके मुताबिक ये भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामाबाद को अपने अमले के लिए फैमिली स्टेशन भी करार दिया है। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये बड़ी अच्छी सुबह की न्यूज़ है। हाँ, मतलब हमारे जो कैपिटल है इस्लामाबाद को, उसको सेफ सिटी करार दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी गवर्नमेंट की। तो अब हम जाते हैं अपने एक और टॉप स्टोरी पर। सेंट्रल जेल कराची में गुंजाइश से 300 गुना ज़ायद कैदी अप्रैल
30/2025 डेट आई है। बिल्कुल, जो कराची में मतलूब हुसैन स्टाफ रिपोर्टर सेंट्रल जेल कराची में गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा कैदियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। 2400 कैदियों की गुंजाइश वाली जेल में इस वक्त मजमूई तौर पर 7200 से जायद मुजरिमान और मुल्जिमान कैद हैं यार। ठीक है, कितना अच्छा ये भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। जो सेंट्रल जेल कराची है उसमें जगह नहीं है वहाँ पर, हम ये देखते हैं कि तादाद से ज्यादा लोग जमा हैं। डीआईजी सेंट्रल जेल जो हसन सेतो साहब हैं, ही यूज्ड टू बी द जेलर ऑफ कराची सेंट्रल जेल, और जेलर से पहले फिर ये एसपी भी इधर ही रहे, एसएसपी भी इधर ही रहे, फिर ये डीआईजी हो चुके हैं। ये डीआईजी मुख्तलिफ जेलों के जो है वो असाइन हो चुके हैं। तो एक दफ़ा हमारा जाना हुआ तो उस वक्त से भी ये कहते थे कि देखिए सर, इतने सारे क्राइम कंट्रोल करने की जो है वो कोशिशें कर रही है पुलिस, तो ऑब्वियसली जो कोर्ट निज़ाम है वो बहुत बेहतर है, और फिर जब सज़ाएं होती हैं तो ये जेल में भर जाते हैं। फिर इनको कुछ को सखर जेल में शिफ्ट किया जाता है, कुछ को जो है वो मलीर जेल में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर कैदी यहाँ पर रखे जाएंगे तो फिर होगा क्या? उनकी जो फैसिलिटीज हैं वो एक तो मुतासिर होंगी, दूसरा उनके आपसी जो क्लैशेस होते हैं उनको आप संभालने में बड़े मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। तीसरी चीज उनकी जो हाइजीन का एक इशू है, क्योंकि कोविड के अंदर हमने देखा था कि ये बड़ी तादाद सामने आई थी और फिर इनको शिफ्ट किया गया था। 250-300 कैदी जो है वो सखर में शिफ्ट किए गए थे, खैरपुर जेल में शिफ्ट किए गए थे। अभी खैर रिसेंट जो ये रिपोर्ट सामने आई है ये बड़ी अलार्मिंग है कि अब इन कैदियों का क्या किया जाना चाहिए, फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, मतलब रकबा बढ़ाएंगे। इंसानियत की बुनियाद पर देखना चाहिए कि आप एक मखसूस गुंजाइश के मुताबिक ही लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, और वो कोई भेड़ बकरियां जानवर तो नहीं है ना। ठीक है, एक मजे की बात, सजा याफ्ता हैं, एक मजे की बात, जितनी भी जेल्स है ना वो अब रिहैब्स बना दिए गए हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं। तो बजाय इसके कि वहां पर उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, ये तो और ज्यादा उनको क्लैशेस की तरफ वो रिहैब के प्रोसेस में जाते हैं। मैं जरा आपको एक बात बताता हूँ, हमने विजिट किया था जब कराची सेंट्रल जेल का, तो वहां पर एक अलग ही दुनिया है। वो दुनिया कैसी है, वहाँ पर फाइन आर्ट्स के भी लोग हैं, वहाँ पर सिंगर्स भी हैं, वहीं का कैदी मस्जिद का इमाम भी है, बाजमात नमाज भी पढ़ाई जाती है वहाँ पर, वहाँ पर सिंगर्स भी मौजूद है जो मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे सिखाई जाती है। कुछ कैदी ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो पहले ये सुनना में आता था ना कि दूसरे कैदी उसे तंग करते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस हाई ऑफिशल्स हैं, वो असाइन करते हैं कि इस कैदी का इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगर इसका इंटरेस्ट मौसीकी में तो उसको मौसीकी की क्लासेस लेने का कहते हैं। अगर उसका इंटरेस्ट आईटी कोर्सेज के अंदर है तो आईटी कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। सिर्फ गवर्नर हाउस के अंदर हमारे कामरान साहब जो है वो आईटी कोर्सेज नहीं करा रहे, बल्कि सेतो साहब भी जो है वो सेंट्रल जेल के अंदर आईटी कोर्सेज करा रहे हैं। और फाइन आर्ट्स की ज्यादा एक बात है ना, ऐसे मास्टरपीस, ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं कि जो साबिक पंजाब के गवर्नर थे चौधरी साहब, उन्होंने एक पेंटिंग ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कमो बेश अगर हो जाए रकम तो माफ कर दीजिएगा, 25 लाख की कोई एक अमाउंट थी। उस पे उन्होंने एक कैदी की जो पेंटिंग थी वो खरीदी थी, और फिर उससे उस कैदी ने किया क्या, ये भी तो सुने किया क्या उस कैदी ने। पहले तो वो गिल्ट में है कि भाई उससे गलती हो गई, तो वो अपनी लाइफ को बेहतर करने में लगा। उसको जो रकम मिली तो सेंट्रल जेल उसको फौरी तौर पे रकम मुंतकिल करती है। उसने अपनी वालिदा को और अपने वालिद को हज कराया, और उसके बाद फिर कुछ पैसे अब वो रोजाना की बुनियाद पर या मंथली बेसिस पर वो फाइन आर्ट्स के ऊपर वो पेंटिंग्स बनाते हैं जेल के अंदर, उसको बेचते हैं, लोग उनसे खरीदते हैं और फिर वो अपना घर भी चलाते हैं। फिलहाल ऐसे लोगों को जो लोग अप्रिशिएट करते हैं और इतने पैसे देके उन्होंने जो पेंटिंग खरीदी है, ये उन्होंने खुद उनके बजाते खुद ये बहुत अच्छा कराची सेंट्रल जेल ना, ये भी एक रुख दिखाना चाहिए। तो क्या वहाँ पर लाइब्रेरी भी है इसी तरह? लाइब्रेरी की अगर बात करें तो लाइब्रेरी बड़ी जबरदस्त है। लाइब्रेरियन से हमारी जब मुलाकात हुई थी तो हमें पता चला कि वो वाकई लाइब्रेरियन था कैद में आने से पहले भी, और जब वहां पर हम गए तो हमने देखा कि बुक्स काफी सारी रखी हुई हैं। कुछ ऐसे भी कैदी थे जो पूरा दिन बुक्स पढ़ते थे,
अच्छा। बड़े इंटरनेशनल जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ते थे, पढ़े लिखे लोग नजर आए थे वहां पर। मुझे नजर नहीं आया कि वो जो जेल का माहौल हम देखते हैं ना कि ये भारतीय, फिर आ गया जिक्र भारतीयों का ना, वो दिल ये करे जो भारतीय फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये जेल जैसी होती है, मुलजिमान इस तरह से होते हैं, लड़ते हैं, वो एक बीड़ी फंसाई हुई है मुंह के अंदर और वो लड़ रहे हैं, आपस में क्लैशेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि मैचेस भी होते हैं। मैचेस किस तरह से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आज मैं जरा सा सेंट्रल जेल की बता देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा नक्शा खींच दिया मेरे जहन में, वरना मैं तो बहुत डरी नहीं, हम जाएंगे और ये आपसे प्रॉमिस है कि हम एक मॉर्निंग शो जो है वो सेंट्रल जेल से भी करेंगे ना। होता क्या है, वीकली बेसिस के ऊपर जुम्मे की नमाज के बाद एक क्रिकेट मैच होता है, जैसे आजकल पीएसएल हो रहा है ना, तो वहां पर भी टीम्स बनी हुई हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम से, फिर दूसरे कुछ लाहौर कलंदर्स के नाम से। वो मैचेस किस तरह से होते हैं, सामने वाली टीम पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं सारे, और दूसरी टीम सारी कैदियों की होती है। ये तो बहुत अच्छा शफल किस तरह से करते हैं, जो कैदियों की टीम का कैप्टन होता है वो पुलिस वाला होता है, अच्छा, और जो पुलिस ऑफिशियल्स के टीम मेंबर्स होते हैं वो कैदी होते हैं। ये तो सही हो जाता है। फिर आपस में खेलते हैं ये क्रिकेट मैच, और जो जीतता है उसको इनामात भी मिलते हैं। लेकिन इनामात के साथ साथ आपका इनाम हम आपको ब्रेक के बाद देंगे। एक छोटी सी ब्रेक की कॉल दी जा रही है, छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज के दिन का जो एक अहम टॉपिक है कि होता क्या है हमारे साथ, उसको भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, स्टे विद अस।